हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी ए नॉलेज पोर्टल। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके साथ लाया हूं लेक्चर 4 क्वेश्चन बैंक सीरीज का। पिछले तीन लेक्चर्स ऑफ क्वेश्चन बैंक सीरीज के अंदर हम लोगों ने अलग अलग पैटर्न्स देखे आंसर लिखने के। पहली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक पैटर्न जहां पर हमने उसको यूज करना होता है उन सिनेरियोज में जहां पर हम सेक्शन नंबर, केस लॉ सब कुछ परफेक्टली जानते होते हैं। सेकंड जो वीडियो थी वहां हमने डिस्कस किया एक पैटर्न जो कि जनरली वहां यूज होता है जहां पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि जहां सेक्शन नंबर एज सच नहीं होता या सेक्शन नंबर होता है लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में सेक्शन नंबर भूल जाते हैं, तो हम सिर्फ कंसेप्ट का नाम लिख के उसको फॉलो कर सकते हैं। थर्ड, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एक पैटर्न जहां पर हमने एक से ज्यादा एक से ज्यादा सेक्शन नंबर की हेल्प से आंसर लिखा, जहां हमने देखा था कि रेड विद सेक्शन दिस इस लैंग्वेज का यूज करके तीन अलग अलग सेक्शंस मैंने आपको सेक्शन में इनकॉर्पोरेट कराए थे, क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कराए थे और उसका हमने आंसर लिखा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे। मैंने आपको कहा था कि दो चार क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिएगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस लिख के उनके सॉल्यूशंस मुझे व्हाट्सएप भी किए। मुझे उन आंसर्स को पढ़ के अच्छा लगा। बच्चे आंसर लिखना धीरे धीरे सीख चुके हैं। आंसर्स काफी परफेक्टली लिखे गए थे। ज्यादातर बच्चों ने टाइप 1 पैटर्न 1 के हिसाब से आंसर लिखा था। दैट मींस उन्हें सेक्शन नंबर्स वगैरह भी इस समय याद है। अगर इस तरह के आंसर आप पेपर तक पहुंचा देते हैं जिस तरह के आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, तो श्योरली आपके जो मार्क्स हैं काफी अच्छे रहेंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो पैटर्न अभी मैं आपके आंसर पढ़ रहा हूँ ये काफी अच्छे क्वालिटी के आंसर लिखे हुए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है शायद आप लॉ के प्रोविजंस भूल जाएं। उस केस में शायद आप परफेक्ट आंसर पेपर में ना लिख पाए। तो राइट नाउ अब आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप आंसर्स लिखना सीख चुके हैं। आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है कि अब आपको सेक्शन नंबर्स, केस लॉ ये याद रखने हैं पेपर तक, और उसके लिए बेस्ट केस क्या है, बार बार रिवाइज करिए। जितनी ज्यादा आप इनको रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर्स को, केस लॉस को, उतना ज्यादा आप समय तक इनको रिटेन कर पाएंगे। अगर अभी आपके एग्जाम को काफी टाइम पड़ा है तो आपको काफी समय रिटेन करने के लिए कम से कम 3-4 बार इन सेक्शन नंबर्स को, इन केस लॉस को बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। इसके लिए बेस्ट केस वही है कि जो रिवीजन वीडियोस है मेरी, उन रिवीजन वीडियोस को आप बार बार सुनते रहिए। उनका ऑडियो बना लीजिए, उनका वीडियोस तो मैंने आपको दे ही रखे हैं। तो जनरली अगर आप हर 3-4-5 दिन के बाद, मान लीजिए कंपनी ऐड की वीडियो देख ली, उसके बाद 3-4 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऐड के देख ली, तो उससे क्या होगा कि आपको सेक्शंस नंबर, उसके केस लॉस याद रहेंगे। आपको बार बार बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ये रिवीजन वीडियोस हैं इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक्स पड़े हुए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख रहे हैं। स्टिल वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, आप इन वीडियोस का यूज करेंगे तो आपको जनरली फील होगा कि हाँ, आपको जो सेक्शंस हैं, जो केस लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो टाइम टू टाइम रिवाइज करने की वजह से अच्छे से याद रहने लग गए हैं। तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन 31। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो जो मैंने तीन पैटर्न आपको दिए हैं, लगभग यही तीन पैटर्न से सारे आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन 31 में आपके साथ एक सैंपल की तरह आज आंसर करूंगा, और इसके अंदर मैंने टाइप 1 यूज किया है, यानी कि जो पहला पैटर्न यूज किया था जहां सेक्शन नंबर हमें आता था, उस सेक्शन नंबर वाले पैटर्न के हिसाब से मैंने इसको आंसर किया है। ये करने के बाद, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं सीखेंगे, मैं आप लोगों के साथ थ्योरी क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंपनी लॉ के। काफी बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक के अंदर हैं, वो वाले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम क्वेश्चन 31 पर आए, क्वेश्चन बैंक के, जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया क्वेश्चन 31 पे आए, तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। there are 230 members in the company as noted below। उसके पास 230 members हैं at present, जिसमें डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स हैं 190, एम्प्लॉइज हैं 15, एक्स एम्प्लॉइज हैं जिनको शेयर्स अलॉट किए गए थे जब वो एम्प्लॉइज थे, यानी कि जब एम्प्लॉइज थे उनको शेयर दिए गए, अब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं, ऐसे 10 शेयर होल्डर्स हैं। 5 कपल्स हैं होल्डिंग जॉइंटली शेयर्स इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि जॉइंट होल्डर्स हैं, 10 शेयर है उनके पास, 5 जनों ने होल्ड किए हुए हैं। एंड अदर शेयर होल्डर्स हैं 5। तो इनका अगर आप टोटल मार लें तो टोटल 230 मेंबर्स कंपनी के पास हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। द कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो प्रपोज कर रहे हैं कि कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लिया जाए पब्लिक कंपनी की जगह। एडवाइज वेदर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि कंक्लूजन में सेम लैंग्वेज यूज करनी होती है। तो यहां अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो आपने लास्ट में उसको यह बताना है कि क्या नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत है या नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकली समझे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन एक ही सेक्शन यूज होता है, 2 clause 68।
अगर आपको सेक्शन नंबर आता है तो काम बन गया, आप टाइप 1 के हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। नहीं भी आता है वैसे तो कोशिश करिए सेक्शन नंबर्स याद रहें, एटलीस्ट मैंने आपको कहा था कंपनी लॉ के याद रहें, तो उसके लिए रिवीजन वीडियो यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, याद हो जाएंगे सेक्शंस, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन नंबर अगर याद है तो टाइप 1 फॉलो करिए, और आंसर अगर आप देखेंगे तो पिन पॉइंटेड पूछा गया सिर्फ इस बात के ऊपर कि प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, और आपने अगर आपको अगर 2 क्लॉज 68 याद है तो उसके नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि इन 200 मेंबर्स की जो लिमिट है उसको काउंट कैसे किया जाता है, कि जॉइंट होल्डर्स को सिंगल काउंट किया जाता है, एम्प्लॉइज को छोड़ दिया जाता है, ऐसे एक्स एम्प्लॉइज जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मेंबर्स बने थे लेकिन अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है, अब वो एम्प्लॉइज नहीं रहे, उनको भी काउंट नहीं किया जाता है। तो बेसिकली हमने पहले लॉ देना है, उसके बाद वही बात फैक्ट्स के मेंशन करना है, फिर दिखाना है कि क्या उस रूल के हिसाब से ये विद इन 200 है मेंबर्स या विद इन 200 नहीं है, और अगर विद इन 200 है तो हम कंक्लूजन क्या दे देंगे कि कंपनी को मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है और जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो करे, मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 200 से कम ही है मेंबर्स, या 200 है। अगर 200 से ज्यादा होंगे तो भी हम ये नहीं बताएंगे क्या प्रोसीजर, हम ये सिर्फ इतना, हमसे पूछा क्या गया है, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि उस केस में मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ताकि उसका स्पिन पॉइंटेड आंसर आप कंक्लूजन के अंदर दे सकें। तो आइए इसके जरा आंसर पे चलते हैं, लास्ट क्लासेस की तरह इसका आंसर ही मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि टाइम बचे। फिर वही तरीका, आप सेंटर ऑफ द पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2C, मैंने अपने आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नंबर चूज कर लिया। सेक्शन आपके सीधे सीधा पैटर्न पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एप्लीकेबल सेक्शन। द प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन रिलेट्स टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच डिफाइंस अ प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया है कि 2 क्लॉज 68 से रिलेट करता है, जहां पर हमारा प्राइवेट कंपनी जो है वो डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट लीगल प्रोविजंस पे आ जाइए। 2 क्लॉज 68 एक्सप्लेन किया। 2 क्लॉज 68 of the Company Act 2013 defines a private company as a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed। आगे बेटा देखें, मैंने डेफिनेशन का सिर्फ रेलेवेंट पार्ट लिखा है, पूरा पार्ट, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी, क्योंकि अगर आप पूरी डेफिनेशन देखें तो उसमें 3 पार्ट लिखे हुए हैं, which bites articles, restrict the number of members, restrict the right of the members to transfer shares, limit the number of members to 200, prohibits an invitation to the public to subscribe to securities, वो RLP जो हमने पढ़ाया था। आप देखेंगे यहाँ आर और पी का कोई यूज नहीं है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, प्रोहिबिट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर, प्रोहिबिट्स एन इनविटेशन टू पब्लिक, उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो मैंने सीधा सिर्फ एल वाला पॉइंट लिखा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया, which has paid up share capital as may be prescribed and which by its articles limits the number of members to 200 except in case of 1 person company। आप इतना भी लिख देंगे तो वो मार्क्स नहीं काटेगा। हाँ, आपको टाइम है, पेपर में लग रहा है कि टाइम है, तो उस हिसाब से आप पूरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, पूरी डेफिनेशन लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन कट शॉर्ट किया है, और जनरली पेपरों में टाइम नहीं होता। इनफैक्ट मैं आपके साथ अभी एक वीडियो बनाऊंगा जो लगभग एग्जाम से 2-4 दिन 5 दिन पहले बच्चों को देता हूँ कि 3 घंटे में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को पेपर में आती है कि पेपर बहुत लेंदी होता है, आपको काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, तो अराउंड 11-12 लॉ के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपने बीसीआर अटेम्प्ट करना है, उसमें अनसीन पैसेजेस हैं, उसमें प्रेसी राइटिंग है, उसके अंदर लेटर्स पूछते हैं, वो ईमेल्स लिखवाते हैं, ग्रामर आई हुई होती है, तो काफी लेंदी पेपर होता है, बच्चा 3 घंटे में पूरा नहीं कर पाता, इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, इसलिए आपको लिमिटेड लिखना आना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे हम क्लासेस बढ़ा रहे हैं हम, तो मैं आपको कंटेंट छोटा करना भी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ सिर्फ मैंने मुद्दे की बात लिखी कि जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो लिमिट ऑफ मेंबर्स रिलेटेड है, तो बाकी बातें मैंने डेफिनेशन में डाली ही नहीं। तो हमने क्या लिखा, 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 defines a private company as a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles limits the number of members to 200 except in case of OPC। फिर मैंने नीचे तो जिसके 2 मेन जो बातें हैं वो लिखी, जॉइंट होल्डर्स टू बी काउंटेड एज 1, तो देखिए मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया, आप भी ऐसे कर सकते हैं या सिर्फ अंडरलाइन भी कर देंगे तो चलेगा। आप पेपर में 2 अलग अलग कलर के पेन नहीं यूज करेंगे, सिर्फ ब्लैक कलर ही अलाउड है, तो ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन से ही सब कुछ करेंगे। तो जनरली इस तरह का बॉक्स बना दें या 2 अंडरलाइन डाल दें ताकि उसको अलग से दिखाई दे कि आपने इस पॉइंट को टच किया है। जॉइंट होल्डर्स टू बी काउंटेड एज 1। 2 क्लॉज 68 फर्दर प्रोवाइड्स, बेटा ये भाषा समझें, जब आप एक बार ऊपर उस सेक्शन की जिक्र कर चुके होते हैं, दोबारा उसका जिक्र कर रहे हो तो लैंग्वेज क्या लिखते हैं, इट फर्दर प्रोवाइड्स। पहले हम क्या लिखते थे, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्रोवाइड्स, ये सेक्शन 2 क्लॉज 68 स्टेट्स, हमने 2 वर्ड यूज किए थे। अगर आप उसी सेक्शन का दोबारा जिक्र कर रहे हैं नीचे पैराग्राफ में, यानी कि कोई एडिशनल बात बता रहे हो सेक्शन की तरफ से, क्योंकि आपने देखा एक बार कई बार सेक्शन एक से ज्यादा बात बोल रहा होता है, तो वर्ड क्या यूज किया करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 68 फर्दर प्रोवाइड्स that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly they shall be treated as a single member। तो आम भाषा में जितने जॉइंट होल्डर्स हैं उनको आपने एक ही काउंट करना है।
फिर नीचे वाली बात, एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज टू बी एक्सक्लूडेड। दिस सेक्शन फर्दर प्रोवाइड्स, फिर वही सेम भाषा लिखी है मैंने, दैट व्हाइल काउंटिंग द अबव स्टेटेड लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स, जब आप 200 काउंट कर रहे हो, द फॉलोइंग पर्संस शैल बी एक्सक्लूडेड। तो आप देखेंगे बेटा, मैं हूबहू सेक्शन के लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा। एक बच्चे ने लास्ट क्लास में मेरे से डाउट भी पूछा था वीडियो के नीचे कि सर जो लीगल प्रोविजन होता है उसमें हूबहू सेक्शन लिखना होता है। नहीं, आपको ये नहीं है रट के लैंग्वेज उठा के यहाँ पे आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दी। आपको अपनी भाषा के हिसाब से इस लीगल प्रोविजन में सेक्शंस की भाषा चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लैंग्वेज आज जो लिखी है, ये सेक्शन की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जिस निकल के आ रही है। The section further provides that while counting the above stated limit of 200 members, क्योंकि मैं ऊपर 200 की लिमिट बता चुका हूं, मैंने वर्ड यूज क्या किया, while counting the above stated limit of 200 members, the following person shall be excluded। इन लोगों को include नहीं करना, किस किस को, persons who are in the employment of the company, जो इस समय employment में है कंपनी के, and persons who having been formerly in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। तो ये पूरा प्रॉपर भाषा, इसको हम आम से, इन नीचे वाले को आम भाषा में इनको हम एक्स एम्प्लॉइज बुला लेते हैं। लेकिन मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि सारे एक्स एम्प्लॉइज एक्सक्लूड नहीं किए जाते। वो वाले एक्स एम्प्लॉइज जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स लिए थे और अब वो शेयर होल्डर नहीं रहे हैं, उनको एक्सक्लूड इसके अंदर किया जाता है। तो हमने दोनों पॉइंट कवर किए कि एम्प्लॉइज को भी एक्सक्लूड नहीं करना और कुछ एक्स एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड नहीं करना है। फिर आ जाते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर। इन द इंस्टेंट केस, ये भाषा मैंने आपको बताई थी, फ्लोरा एंड फोना लिमिटेड may be converted into a private company only if the total number of members of the company are limited to 200। मैंने मुद्दे की बात से शुरू किया, मैंने कहा जी एक फ्लोरा एंड फोना लिमिटेड कंपनी है, उसको अगर आपने प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो वो तभी हो सकती है अगर उसके मेंबर्स 200 तक लिमिटेड हैं। उसके बाद मैंने काउंट करके दिखाए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 आर एज फॉलोज। मैंने ये क्यों लिखा बेटा, क्योंकि नॉर्मल लिस्ट तो उन्होंने क्वेश्चन में भी बना के दिया है। मैंने कहा लेकिन ये नॉर्मल लिस्ट एज पर 2 क्लॉज 68 नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ इंक्लूड होते हैं और कुछ इंक्लूड नहीं होते हैं। वो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी एज पर 2 क्लॉज 68 आर एज फॉलोज। बच्चे जनरली बेटा ये करके नहीं दिखाते और आप उसके लिए मार्क्स खोएंगे एग्जाम के अंदर। मैंने कई बार टेस्ट लिया, बच्चा सीधा क्या लिख देता है, एज पर 2 क्लॉज 68 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ऐसे नहीं करना, आपको बकायदा कैलकुलेट करके दिखाना है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप समझेंगे क्वेश्चन है ही इसी पॉइंट के ऊपर कि मेंबर्स कैलकुलेट करके दिखाओ, और आप वही कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहे अगर क्वेश्चन के अंदर, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे इस आंसर के अंदर। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे काउंट करेंगे। 5 कपल्स से बेटा 10 शेयर्स होल्ड करते हैं, तो जॉइंट होल्डर्स को एक बार काउंट करना होता है, वो काउंट किया। उसके बाद एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज दोनों काउंट नहीं होंगे, छोड़ दिए। अदर्स बचे हुए थे 5, मैंने काउंट किए। टोटल अगर इनको काउंट किया जाए बेटा ये 200 बनते हैं। दिस इज कैलकुलेशन एज पर 2 क्लॉज 68। और मैंने दो चीजें छोड़ी हैं, उसके बारे में नीचे लिखा है, चुपचाप छोड़ के कैलकुलेशन में छोड़ दिया, टीचर को बताया ही नहीं क्यों छोड़ा, ऐसा नहीं, मैंने लिखा एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज शैल नॉट बी काउंटेड एज पर 2 क्लॉज 68। क्योंकि मैंने जब यहां से कैलकुलेशन उठाई तो साफ साफ आपने देखा मैंने एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज छोड़ दिए हैं उस कैलकुलेशन में। तो इसका रीजन मैंने क्लियरली यहां लिखा है कि एक्स एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, बिकॉज एज पर 2 क्लॉज 68 इनको काउंट नहीं करना होता। तो अब मेरे पास मेंबर्स कितने आ गए एज पर 2 क्लॉज 68, 200। क्या हमें मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत है? बेटा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, उसने एग्जैक्ट 200 मेंबर बना दिए हैं। यानी कि अब आपसे चेक करना चाहता है कि मेंबर 200 से कम होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, या 200 हो तो भी चल जाता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें पकड़ी है उसने, अगर आप समझे तो लैंग्वेज क्या कहती है, विच लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 200 भी हैं तो भी क्या वो प्राइवेट कंपनी मानी जाती है? द आंसर इज यस। और हमारे केस में क्या है, 200 ही हैं, तो क्या इस केस में इस कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट होने के लिए मेंबर रिड्यूस करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसके पास कितने मेंबर्स हैं, 200। 200 से ज्यादा होते तो रिड्यूस करने की जरूरत थी। हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या कंपनी को मेंबर रिड्यूस करने की जरूरत है, एडवाइस वेदर द रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी। तो हमने कंक्लूजन क्या दिया, कंक्लूजन इन व्यू ऑफ द अबव स्टेटेड लीगल पोजीशन देयर इज नो नीड फॉर द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो उसने पूछा, एडवाइस वेदर देयर इज अ नीड रिडक्शन ऑफ मेंबर्स, हमने क्लियर कट लिखा देयर इज नो नीड for reduction in number of members as the existing number of members are 200, मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया, which does not exceed the maximum limit of 200। मैंने कहा जी मैक्सिमम लिमिट भी 200 की होती है
और इस कंपनी के मेंबर्स 200 ही हैं। अगर आप 2 क्लॉज 68 के हिसाब से कैलकुलेट करिए तो आपको नंबर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो ये फिर हमने एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ आंसर बनाया। अगर आप इस तरह से आंसर दे के आते हैं एग्जाम के अंदर तो मेक श्योर अगर ये 4 का है तो आपको पूरे 4 मिल रहे हैं, अगर ये 6 का भी आया तो आपको पूरे 6 मिलेंगे। इसके अंदर कोई चांस नहीं है किसी तरह क्वेश्चन का आंसर काटा जाए या कोई मार्क्स काटा जाए, बिकॉज प्रैक्टिकली आप समझे जो कुछ इस आंसर में लिखा जा सकता था हमने प्रॉपर उस पैटर्न के हिसाब से आंसर लिखा है। एक चीज आपने नोट की होगी, मैं कहीं भी आपको आंसर की लेंथ पे जोर देने के लिए फोकस नहीं कर रहा हूं। और यहीं से अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं। बच्चा जो मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछता है सर थ्योरी का आंसर कैसे करना है, उसका ब्रॉडली थ्योरी का आंसर कैसे करने का मतलब ये होता है कि सर थ्योरी में आंसर में कितना लिखना है। क्योंकि केस लो तो ठीक है आपको लिखने आ गए, नेक्स्ट टाइम मैं मूव कर रहा हूं थ्योरी के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए। तो अगर आप पेपर का पैटर्न देखें, उसके लिए मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज भी आगे बनाऊंगा, कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना भी रखी हैं जहां मैंने बेसिकली पुराने जो पेपर आए हैं उनके पैटर्न के बारे में एनालिसिस किया है। तो अगर आप पैटर्न का एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर आपका 60 मार्क्स का ऑलमोस्ट लॉ का पेपर आता है जो आपने अटेम्प्ट करना होता है ऑप्शन छोड़ के या विद ऑप्शन देखें तो 72 मार्क्स का पेपर आता है। तो इस 72 मार्क्स के पेपर में से अराउंड 25 टू 30 मार्क्स केस लॉ होते हैं, बाकी 45 मार्क्स के आसपास आपकी थ्योरी होती है। तो मैं अभी भी अगर आपको कहूं तो फाउंडेशन लेवल पर आपकी 60% थ्योरी आती है और अराउंड 40% केस लॉज आते हैं। तो केस लॉ बच्चे को जनरली लिखने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए फोकस हमने केस लॉ पे किया। हमने केस लॉ लिखने सीख भी लिए, इनफैक्ट 4 मैंने आपको लिख के दिखाया, बाकी क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे और हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अंदर। अब हम बात करते हैं उस 60% पोर्शन की। 60% पोर्शन ज्यादा बच्चे को बताने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप थ्योरी के आंसर पहले से लिख रहे होते हैं, लेकिन जनरली कुछ डाउट होते हैं बच्चे के कि सर हम आंसर को कट शॉर्ट कर सकते हैं क्या। मान लीजिए आंसर आया, क्वेश्चन आया ही 3 नंबर का लेकिन आंसर बहुत बड़ा है, उसका कैसे करूं, कहां काटूं आंसर को। कई बार आंसर बड़ा में आंसर आता 6 नंबर का है लेकिन उसका कंटेंट होता सारा 3 नंबर का है। सर उसमें कुछ होता ही नहीं लिखने के लिए, क्या लिखें, अपने आप बनाएं। अब लॉ में अपने आप कानून तो आप बना नहीं लेंगे, कैसे हैंडल करें इन क्वेश्चंस को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं अपने जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटता हूं। हमने कहा जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो जनरली 2 तरह के होते हैं। एक थ्योरी क्वेश्चन होता है आपका स्पेसिफिकली लॉ बेस्ड, पूरी तरह से लॉ बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन होता है। अगर मैं थ्योरी क्वेश्चन की बात करूं तो थ्योरी क्वेश्चंस हमारे 2 कैटेगरी में मैंने खुद बांटे हुए हैं। एक होते हैं स्पेसिफिकली लॉ बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन और एक होते हैं जनरल थ्योरी क्वेश्चंस जो कि नॉन लॉ बेस्ड होते हैं, यानी कि वो एज किसी पर्टिकुलर सेक्शन का कंटेंट नहीं पूछ रहे होते। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां एग्जांपल लूं तो यहां मैं आपसे कह सकता हूं, मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी एज पर 2 क्लॉज 68, डिफाइन अ स्मॉल कंपनी एज पर 2 क्लॉज 85। गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन कर दीजिए। list down the documents which have to be filed at incorporation of company as per section 7। सेक्शन 7 के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं वो बताएं। बेटा अब ये ऐसे क्वेश्चन है, ये जितने भी मार्क्स के आ जाएं, मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि 7 डॉक्यूमेंट्स हमने याद किए थे, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद हमने वो देखी थी कि आपको एफिडेविट वो डिक्लेरेशन फाइल करने होते हैं, पर्टिकुलर्स फाइल करने होते हैं, हमने वो याद किए थे। तो उसके बाद क्या था, मान लीजिए वो 7 थे, 7 मार्क्स का आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख देंगे। क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में 5 मार्क्स का आ गया कि हमें डॉक्यूमेंट्स लिस्ट डाउन कर दीजिए जो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम फाइल करने होते हैं, क्या करेंगे आप उस समय। क्या आप इनमें से 2 डॉक्यूमेंट खा जाएंगे, आप कहेंगे नहीं सर 5 मार्क्स का है हम 5 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। इसलिए मैं इनको बोलता हूं दीज आर लॉ बेस्ड क्वेश्चन। अगर उसने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछी है और वो 2 नंबर के लिए पूछी है, आपको पता है बहुत बड़ी डेफिनेशन है, आपको प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, फिर आरएलपी एक्सप्लेन करना है, फिर नीचे हमने 2 बातें लिखनी है कि जॉइंट होल्डर्स को काउंट नहीं करना है, एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है। तो बहुत लंबी डेफिनेशन है, 4 नंबर क्या है तो भी कंटेंट है हमारे पास, लेकिन कट शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कहते हैं लॉ बेस्ड, कि ये बकायदा सेक्शन पूछ रहे हैं, ये बकायदा आपसे किसी सेक्शन का कंटेंट पूछ रहे हैं। यहां कोई कंजूसी नहीं करनी, 2 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, आपने एक जितना कंटेंट ही लिखना है। मान लीजिए बेटा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन आ जाती है, 3 मार्क्स की आएगी तो भी वही डेफिनेशन लिखनी है, 2 मार्क्स की आएगी तो भी वही लिखनी है, 4 की आ गई तो भी वही लिखनी है। और आप समझें अगर वो 4 नंबर के हिसाब से नहीं है, आप जितनी डेफिनेशन है उतनी लिख आए, आपको लग रहा है सर ये तो बहुत कम है 4 मार्क्स के लिए, निश्चिंत रहें, आपको 4 मिलेंगे इसके ऊपर। आपको यानी कि अननेसेसरी कंटेंट नहीं बढ़ाना। अगर आप सेक्शन का कंटेंट लिख आए हैं और क्वेश्चन उससे कई ज्यादा मार्क्स का पूछा गया है तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये नहीं है बिना मतलब कि इधर उधर की बातें लिखना शुरू कर देंगे।
टाइम नहीं वेस्ट करना, उतना लिखें जितना उस सेक्शन के हिसाब से गया, जितना पूछा गया है, भले ही वो ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया, उतना लिख के रुक जाएं। आपको लगता है कि इस पॉइंट, इसमें 3 ही पॉइंट्स हैं, लेकिन पेपर में 4 मार्क्स का पूछा हुआ है, 3 लिखें, चौथा अपने आप नहीं बनाना है। 3 लिखते ही आपको अपने आप फुल मार्क्स 4 के 4 इसके अंदर मिलेंगे, बिकॉज जब एग्जामिनर के पास सजेस्टेड आंसर जाएगा, उस केस के अंदर उसको भी 3 आंसर्स दिए हुए, पॉइंट दिए हुए होंगे। उस केस में समझ जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो पूछा इस तरह से गया है कि इसमें थे 3 ही पॉइंट्स, लेकिन 4 नंबर के लिए पूछ लिया गया, तो 3 पॉइंट्स में भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमने बात कर ली लॉ बेस्ड क्वेश्चंस की। फिर आते हैं हमारे पास जनरल क्वेश्चन, नॉन लॉ बेस्ड। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछता है डिफाइन अ कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी के फीचर्स तो 10 बन सकते हैं, पेपर में क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यहां आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जो मेन फीचर्स हैं कंपनी के वो आप नोट डाउन कर दें, कुछ छोड़ दें। जैसे मैंने आपका, अगर हमारे क्वेश्चन बैंक के पहले क्वेश्चन पे आएंगे तो ये यही क्वेश्चन है, ये जो आंसर लिखा है मैंने, ये 6 नंबर के हिसाब से लिखा है मैंने। पहला क्वेश्चन है जो इसके अंदर, एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, व्हाट इज द कंपनी, एनुमरेट द वेरियस फीचर्स ऑफ कंपनी। वैसे इस तरह क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूं। मैंने सिंपल भाषा में कंपनी डिफाइन करी 2 क्लॉज 20 के हिसाब से। प्राइवेट ऑथर सारी डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने कि बाकियों ने क्या डिफाइन किया, सिर्फ कंपनी वाली लिखी और सीधा मैं आ गया उसके बाद के फीचर्स के ऊपर। अगर आप देखें थोड़ा फीचर्स है, मैंने आपको कंपनी इज अ टॉप क्लास एसोसिएशन, पूरी की पूरे कितने सारे फीचर्स लिखवाए थे, सारे नहीं लिखे मैंने यहां पर। आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट निकाल के लिख दिए मैंने। परपेचुअल सक्सेशन लिख दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है और कॉमन सील होती है। 5 पॉइंट लिख के छोड़ दिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को लिखा किस हिसाब से है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स डेफिनेशन के लिए हिसाब से मैंने ऊपर डेफिनेशन दे दी, नीचे 5 में उसके फीचर्स दिया है। इस तरह के आंसर जो कि नॉन लॉ बेस्ड आंसर्स हैं, यानी कि पर्टिकुलरली किसी सेक्शन का कंटेंट नहीं पूछा जा रहा, ये कोई फीचर्स किसी सेक्शन में नहीं दिए हुए थे, हमने खुद जनरेट किए थे, तो जरूरी नहीं है वहां सारे लिखे जाए, वहां आप कट शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, what is considered or who is considered as a promoter according to definition of companies act। अब ये लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने आपसे प्रमोटर की डेफिनेशन पूछ ली। अब ये 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, हमारा आंसर नहीं बदलने वाला, हमारा आंसर यही रहेगा। वैसे जनरली ये 3 मार्कर बनता है, लेकिन मान लीजिए वो 2 मार्कर भी पूछ ले, तो क्या आप डेफिनेशन आधी कर देंगे? नहीं सर, 3 पार्ट है, ए बी, नहीं छोड़ो, फिर सी छोड़ देते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है। नहीं, अगर इस तरह का लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा, भले ही वो 2 मार्क्स के लिए आए या 3 मार्क्स के लिए आए। आई बिलीव मेरा कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता था वो क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आप पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिस्टिंग्विश कर लीजिए, 2000 नॉन लॉ बेस्ड क्वेश्चंस, उनके अंदर आप पॉइंट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपसे प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी पूछ लिया जाता है, नॉन लॉ बेस्ड क्वेश्चन, कि अक्सर कई सारी 7-8 पॉइंट हो सकते हैं, हम उसमें से पेपर में पॉइंट्स के हिसाब से लिखाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से लिखाएंगे कि 3 मार्क्स का है तो 3 ना लिख के चलो 4 या 5 लिख देंगे, इससे ज्यादा नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम 10-10 पॉइंट लिख के आ रहे हैं, अननेसेसरी कोई फायदा नहीं है, मार्क्स 3 ही मिलने वाले हैं। तो हाँ, जनरल नॉन लॉ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कंटेंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो लॉ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिकली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कंटेंट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये थोड़ी सी थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो मेरा कंपनी लॉ के ऊपर लास्ट होगा इस सीरीज के अंदर, मैं आपको कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन आता है और उस एरियाज को कवर कैसे करना है, उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और स्पेसिफिकली जो मेरा क्वेश्चन बैंक है जिसमें मैं आपको करा रहा हूं, उसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप कर जाते हैं, या ये वाले क्वेश्चंस अगर आप कर जाते हैं, तो जनरली इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाते हैं। तो वो हमारी लास्ट सीरीज, लास्ट क्वेश्चन रहेगा या लास्ट वीडियो रहेगी कंपनी लॉ से रिलेटेड इस सीरीज के अंदर। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहां मैंने आप लोगों को आज एक क्वेश्चन कराया, लगभग पुराना ही था, थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। और किसी तरह का डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ले डाउन कर सकते हैं। किसी तरह का कोई और कुछ जानना चाहते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो जनरली लॉ की स्टडी के रिलेटेड, वो भी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज डाल के या नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई, बेनिफिशियल लगी है, तो गिव इट थम्स अप, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। आज यहीं रुकते हैं, बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।